नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर महेश पालीवाल जी। महेश जी भारतीय जनता पार्टी शिक्षा प्रकोष्ठ के नगर संयोजक हैं। महेश जी, आपका ढेर सारा स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में। आप वर्षों बरस से लगातार काम करते आ रहे, लगातार 3 दशक से इंदौर शहर में भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता के बतौर, एक पदाधिकारी के बतौर, एक स्वयं सेवक राष्ट्रीय स्वयं संघ के उसके बतौर भी काम करते आ रहे हैं। किस तरह का अनुभव रहा है आपका? यदि हम बातचीत करना चाहें आपकी बाल्यकाल से, आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपके माता पिता क्या किया करते थे और आपको किस तरह की सीख और संस्कार मिले उनसे? जैसा कि आपने क्वेश्चन करा है तो मेरा बाल्यकाल तो मेरा जन्म इंदौर शहर में हुआ है जी। और प्रारंभिक शिक्षा मेरी बाल विनय मंदिर शासकीय हाई स्कूल से हुई है जी। और उसके उपरांत मैंने ग्रेजुएशन होलकर साइंस कॉलेज से बीएससी करा है जी। और फिर प्रोफेशनल डिग्री में मेरे पास एमसीएम और एमबीए मैं कर चुका हूँ जी। उसके उपरांत मैंने शिक्षा के क्षेत्र में लगा होने के कारण, लंबे समय तक शिक्षा के जगत में काम करने के कारण फिर मैंने बीएड कराया, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ूँ और बच्चों को मैं तैयार करूं शहर के बच्चों को, क्योंकि मैंने एमसी और एमबीए कर लिया था। उस समय प्रोफेशनल कोर्स अपने आप में बहुत मायने रखता था उस समय में। तो मैं चाहता था कि गरीब बच्चे एक प्रोफेशनल शिक्षा की ओर बढ़ें, इसलिए मैंने बीएड करा और बीएड से बच्चों को पढ़ाने का काम चालू करा। इसलिए मैंने एक विद्यालय की स्थापना भी करी है। विद्यालय चलाते चलाते फिर मैंने पीएचडी भी कराया और उस मेरे पीएचडी के मार्गदर्शक रहे डॉक्टर सुरेश जी सिलावट और मेरे को गाइड रहे हैं प्रोफेसर पीएन मिश्रा साहब। उनके निर्देशन में मैंने अपना पीएचडी का कार्य संपन्न किया है। जी। जिस तरह से आप एक शिक्षाविद बतौर भी पहचाने जा सकते, कहे जा सकते, लेकिन आप शिक्षा प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी के नगर संयोजक थे। किस तरह की कार्यशैली होती है, किस तरह के काम किए जाते हैं शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, या बच्चों को नए नए सेगमेंट में उनकी उन्नति हो, उनकी प्रगति हो, उस दिशा में किस तरह के कार्य होते हैं? जिस तरह से मैंने आपको पूर्व में बताया कि मैं एमसी और एमबीए बहुत पहले जब ये नए नए कोर्स लॉन्च हुए थे उस समय मैंने जब ये प्रोफेशनल कोर्स ले लिए थे तो मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छे कोर्स हैं और ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स हो सकते हैं आप बच्चों के लिए। तो इसके तहत मैंने बच्चों को ट्रेनिंग देना चालू करी और बच्चों को इस ओर मार्गदर्शन दिया कि तुम किस तरह से व्यावसायिक क्षेत्र में जा सकते हो, किस तरह से आत्मसंबल, किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हो। इसके लिए मैंने उनको प्रेरित किया और इसके लिए उनको धीरे धीरे मार्गदर्शन दिया। जिस तरह से देखा जाता है कि आप एजुकेशन के क्षेत्र में तो सीधे तौर से जुड़े हुए, लेकिन आपने कॉलेज में भी अध्यापन का कार्य कराया है एज ए प्रोफेसर। किस तरह का अनुभव रहा? कब जुड़े थे कॉलेज में आप पढ़ाने के लिए? जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि मेरे मार्गदर्शक पीएचडी के डॉक्टर सुरेश सिलावट रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में ही मैं शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में 2001-2 से मैंने अध्यापन का कार्य शुरू करा था। और वहाँ पर भी जो कंप्यूटर की लैब है, जैसा कि मैंने बताया कि एमसीएम कर रखा है, एमबीएम कर रखा है, तो मेरा एमबीए भी उसी फील्ड में था, कंप्यूटर फील्ड में। आईपी में मैंने वो कर रखा है स्पेशलाइजेशन। तो एक अच्छी कंप्यूटर की लैब तैयार करवा के वहाँ पे किस तरह से कंप्यूटर के प्रोफेशन के प्रति छात्रों का रुझान हो सकता है, इसके दृष्टिगत रखते हुए बड़ी लैब का निर्माण करवाया। और वहाँ पर मैं लगभग 10 सालों तक मैंने वहाँ पर छात्रों को अध्ययन कार्य संपन्न कराया। तो उसके तहत बच्चों को प्रोफेशनल अपने पैरों पे खड़े होना और किस तरह से कंप्यूटर के क्षेत्र में बच्चों का रुझान होना, इस चीज़ को लेके हमने वहाँ पर काम चालू करे। तो आपने देखा होगा कि अब जो कॉमर्स के छात्र हैं वो कंप्यूटर में बहुत तेजी की ओर बढ़ रहे हैं और वो स्वावलंबी बनते जा रहे हैं। तो हमने सन 2001 से उसके प्रति शासकीय उस कॉलेज में होने के बावजूद एक बहुत बड़ी लैब का निर्माण करवाया और वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी। बिल्कुल तो अपने आप में मतलब शासकीय इंदौर शहर में एक शासकीय स्कूल में बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस जमाने में। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से आज के ज़माने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, कोरोना काल के बाद में स्लोगन काफ़ी चल निकला है कि आत्मनिर्भर बनना है हमें और कोरोना से लड़ना है, कोरोना से डरना नहीं है। और 1 दशक पहले यूँ कहे कि आपने इसकी शुरुआत कर दी थी। किस तरह की आत्मसंतुष्टि मिलती है कि जिस बात को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे, उसकी शुरुआत तो आप कई वर्षों पहले, 10 साल पहले ही कर चुके थे। जी, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि मैं खुद भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था। तो मैंने एक
उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद में काम करा है। तो मेरा रुझान जो था वो बच्चों के प्रति था, बच्चों को कैसे स्वावलंबन बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, ये सोचता था। तो मैं खुद MBA करने के बाद, इतनी बड़ी प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद, मैंने खुद ने नौकरी न करते हुए खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ और एक विद्यालय का मैंने संचालन शुरू करा। छोटे से स्तर से चालू करा था, क्योंकि हमारे पापा होलकर साइंस कॉलेज में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर घनश्याम दत्त पालीवाल। तो घर में इतनी वो नहीं थी कंडीशन के एक बड़ा स्कूल चालू करा। तो छोटे से स्तर से एक विद्यालय का निर्माण करा और दिमाग में सोचता कि गरीब क्षेत्र से बच्चों को उठा के लेके आना और उनको खड़ा करना अपने पैरों पे। तो मैंने एक क्षेत्र का भी चुनाव करा, पालदा औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ पे छोटी छोटी बस्तियों में लोग रहते थे, उनके बच्चों को बहुत मात्र कम फीस में पढ़ाना, मतलब छोटे से पैसों में बच्चों का कैसे अपन कर सकते हैं, भविष्य संवार सकते हैं, इसको लेके योजना बनाई। और मेरा उसमें से कमाने का कोई उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि गरीब बच्चे कैसे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। जिस तरह मैं अपने MCA MBA करा तो वो कैसे उस प्रोफेशनल कोर्सेज में और अच्छी डिग्रियां पा सकते हैं। इस उद्देश्य को लेकर मैंने आज विद्यालय की स्थापना करी थी। और आज उस विद्यालय में बहुत बड़ा विद्यालय का रूप धारण कर चुका है वो, और अच्छे खासे वहाँ पर छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और मार्गदर्शन ले रहे हो। कहीं डॉक्टर है, कहीं इंजीनियर मैंने उस क्षेत्र से निकाले हैं। गुड, बहुत गुड, बहुत बढ़िया। आप बड़ी संवेदना के साथ में अपने संवेदनशीलता के साथ में अपने काम को शुरुआत की और कहीं ना कहीं आप सफलता भी अर्जित कर चुके हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शुरुआत वो किस दिन हुई, कैसे हुई थी, और कितनी छोटी सी शुरुआत को आपने एक भव्य व्यापक रूप दिया है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि मैंने MBA MC करा, तो मैंने तत्काल जब मैंने MBA करने के बाद मैंने हिंदुस्तान मोटर में नौकरी करी थी। तो हिंदुस्तान मोटर में नौकरी करते करते मुझे लगा कि ये मैं इसके काबिल नहीं, नौकरी करने मेरे को तो और ही कुछ करना है, मैं समाज में और किसी काम के लिए बना हूँ। तो फिर मैंने मेरे घर में चर्चा करी। तो मेरे जो गुरुदेव थे तो वो आंखों से अंधे थे, उन्होंने वो सूर्य की तपस्या करते हुए अपनी आंखों को खो दिया था। तो वो एक दिन मेरे घर पे आए थे। तो उन्होंने बोला तू जीवन में क्या करना चाहता? तो मैंने बोला देखो गुरुजी, मैं तो इन सब चीज़ों से संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी इच्छा ये है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ और बच्चों को उस लायक बनाऊँ कि मैं क्या बन गया हूँ ऐसा, और मेरे को पैसे कमाने का ज़्यादा उद्देश्य नहीं है। तो फिर वो मेरे को एक जगह पे ले गए, मेरे को बोलते चला तू तेरी गाड़ी उठा और मैं जगह तेरे को लेके चलता हूँ। तो मैंने उनको उद्देश्य बता दिया था कि मेरे को एक स्कूल की स्थापना करनी है। तो वो मुझे एक बिल्डर के पास लेकर और बताया कि ये इसको ऐसा ऐसा करना, और तेरे पास जो मकान तूने अधूरा छोड़ दिया है छोटा सा, इसको ये बनाएगा और यहाँ पे स्कूल चालू करेगा। बिल्कुल। बस उस दिन से मेरी शुरुआत हो गई। और मुझे लगता है कि वो शुरुआत भी बहुत छोटे स्तर से और वो एकदम वाक्य बात करते करते निकला। और गुरुजी ने मेरे को बोला कि तो आज गुरुजी का आशीर्वाद है कि वो बहुत बड़ा स्कूल का रूप धारण कर चुका और अच्छे खासे छात्र उसमें पढ़ते हैं और कई छात्र वहाँ से उसका लाभ भी लेके गए हैं। कहीं ना कहीं आपकी आत्मसंतुष्टि बता रही कि वाकई आपने जो शुरुआत की थी, आपने जो नवाचार किया था, अपने गुरु के आशीर्वाद से दिखाए मार्ग पर चले और आज सफल हो गए। आप राजनीतिक रूप से बड़े सक्रिय देखे जाते हैं। जिस तरह ABVP का आपने शुरुआत में काम किया, उससे पहले आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बतौर अपने आप को गढ़ते रहे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक स्वयंसेवक राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करता है, अपने आप को आहूत करता है। और आपका कृतित्व भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चरितार्थ भी कर रहा है। कैसा लगता है, कब आप जुड़े थे स्वयंसेवक के बतौर संघ से? जैसे स्वयंसेवक के बतौर तो जैसा कि मेरे घर में बड़े भैया हैं माननीय कमलेश पालीवाल जी, वो पूर्व में संघ के स्वयंसेवक थे। और हमारे कॉलोनी में जो प्रकाश नगर हमारा निवास क्षेत्र है नौलखा, वहाँ पे शाखा लगाते थे। तो बाल्यकाल से मुझे लगता है कि सन 80 से ही मेरा वहाँ पर जाना चालू हुआ और मैं स्वयंसेवक बन गया था। तो बाल्यकाल से हम स्वयंसेवक थे, तो हमारा चरित्र निर्माण तो वहीं से बनना चालू हो गया था देखा जाए तो वो जो हमारे बड़े वाले भैया जैसे मैंने बताया कमलेश पालीवाल जी, वो फिर बाद में विद्यार्थी परिषद हमारी शोभाताई पेठनकर यहाँ पे जो इंदौर में एक वरिष्ठ बड़ा नाम है, तो उन्होंने वो हमारे घर में आती जाती थी हमारे भैया से मिलने। तो हम उनको देखते थे, तो उनके चरित्र को हम देखते थे कि ये किस तरीके से समाज में काम करते हैं, कैसे आदर्श विचारों के साथ काम करते हैं। वो विचार, वो दिमाग बचपन से हमारे उनकी छवि और उनके काम की छवि हमारे ऊपर जमी हुई थी, अमिट छाप। बिल्कुल ठीक है। तो उसको लेके हम फिर धीरे धीरे जो संघ के बाद जब हम कॉलेज में हमारा प्रवेश होता है तो हम विद्यार्थी परिषद वहाँ पे हमको मिलती है, तो हमारे तो घर सरी का एकदम माहौल मिलता है विद्यार्थी परिषद में, तो हम विद्यार्थी परिषद से जुड़ जाते हैं। विद्यार्थी परिषद में मेरे को जो अपने अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कृषि के भारतीय जनता पार्टी
कि उसके उन्होंने ओम प्रकाश यादव जी और हमारे पूर्व के जो विधायक हैं राजेश सोनकर जी, इन्होंने दोनों ने मिलकर मेरे को विद्यार्थी परिषद में मुझको जोड़ा है और अपने घर बुलवा के और बड़ी बड़ी बैठकों में मेरे का उसमें सम्मिलित करवा के इन्होंने मेरे को धीरे से किस प्लानिंग से मेरे को सक्रिय करा है। तो राजेश सोनकर और ओम प्रकाश यादव का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और शोभा दीदी हमारे तो जहन में थी, तो उनको आदर्श मानते हुए हमने विद्यार्थी परिषद का काम कॉलेज सेक्टर से चालू कर दिया था कॉलेज। बिल्कुल सही कहा। और आप जिस तरह से लगातार अपने बारे में बता रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि आपका कृतित्व बड़ा भारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स ऐसे हुए हमारे इंदौर शहर के, उनसे आप भी प्रभावित रहे होंगे उनका कार्यशैली देखकर। कौन से वो नेता हैं, कौन से वो लीडर है जो नहीं है, उनके भी नाम यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। किन से प्रभावित हैं, किसके विचारों से प्रभावित हैं? जब हम कॉलेज क्षेत्र में काम करते तो विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, तो हमारे 2 पूर्व कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के जो बड़े पदों पे चले गए थे उसमें विधायक बन गए थे। उसमें बड़ा नाम था लक्ष्मण सिंह जी गौड़ और मुझे लगता था कि मैं लक्ष्मण सिंह गौड़ के ज़्यादा करीब रहा हूँ या वो मुझे जानते थे। और मैं जैसा कि मैंने कई बार देखा है कि हम जब छात्र जगत में रहते हैं और छात्र नेता रहते हैं तो बड़े टसन में रहते हैं, छात्र तो हम किसी के पैर वेर भी नहीं छूते, लेकिन मैं लक्ष्मण सिंह गौड़ के पैर छूता था उस जमाने में। मुझे लगता था कि कोई है जो अपने को जो अपन जिसको आदर्श मान के काम कर सकते हैं, तो वो लक्ष्मण सिंह गौड़ उस समय एक प्रभावी व्यक्ति थे और मैं उनसे थोड़ा इफेक्टेड था। बिल्कुल सही कहा। लखन दादा को पूरा इंदौर शहर याद करता है और कहीं ना कहीं एक साइलेंट लीडर के रूप में हमेशा वो अपनी अमिट छाप हर कार्यकर्ता के दिलो दिमाग पर छोड़ते भी नजर आए। जिस तरह से आपने बताया कि राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, आपके पास एक प्रभार भी है, दायित्व भी शिक्षा प्रकोष्ठ के नगर संयोजक का। किस तरह का काम होता है, अभी क्या एक्टिविटीज़ चल रही है उसकी? शिक्षा प्रकोष्ठ में एक तो हम शिक्षकों को, जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं, जो हमारे शासकीय कॉलेज हो या अर्धशासकीय कॉलेज, इनके जो शिक्षक से इनसे हमारा लगातार संपर्क बना रहता है। और जैसा कि आपने अभी देखा होगा नई शिक्षा नीति बनी है, इसको लेकर भी हम लोगों ने कई बैठकें करी हैं और कई आयोजन इसके छोटे छोटे करे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा की क्या प्रणाली, शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, जिससे कि छात्र हमारे व्यक्तिगत तो विकास होता ही है और उसका व्यावसायिक उपयोग भी कैसे ले सकता है शिक्षा का। इस दृष्टिकोण को रखते हुए जो प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति लागू करी है, इसको लेकर भी हम छोटी छोटी बैठकें सालों से करते आ रहे हैं। तो ये सब इसमें छोटे छोटे आयोजन होते हैं। हम जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है शिक्षा का क्षेत्र, उसमें शिक्षक के माध्यम से किस तरीके से हम अपने विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर भी कार्यक्रम लगातार करते रहते। शिक्षा क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन का वापस दौर है, आपको ऐसा लगता है इस परिवर्तन का असर समाज पर होगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा जो हम देख रहे हैं कि 32 सालों बाद या 30 सालों बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है, ये वाकई में क्रांतिकारी बदलाव है और ये हमारे समाज में एक बदलाव लाएगा। जैसे हम देखते हैं कि मोबाइल किस तरह से अपग्रेड होते हैं, कंप्यूटर किस तरह, तो नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड, हमारी शिक्षा की वही पद्धति परंपरागत चली आ रही है। तो मुझे लगता है कि इसके जो कुछ बदलाव जो होने थे, जो हुए हैं, इससे जरूर समाज पर असर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी एक विश्व को हम जो देखते हैं कि विश्व गुरु बनेगा हमारा देश, वो इन सब चीज़ों को लेते हुए जब विश्व गुरु बनेगा, जब हमारे जो माध्यमिक शिक्षा या मिडिल या फिर ये कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में जो बदलाव होंगे, इससे जरूर इस समाज में फ़र्क पड़ेगा और हमारा देश इस और मतलब दूसरे देशों की तुलना में बेहतर बनेगा, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर महेश जी, आपका कृतित्व, आपके विचार लगातार मुझे तो व्यक्तिगत रूप से प्रभावित कर ही रहे, क्योंकि आप जैसी शख्सियत है जो कि एक मुकाम पाने के बाद में राष्ट्र चिंतक के बतौर पहचानी जाती है, साथ ही हमारे समाज को आगे बढ़ाने की बात करती है। आप जैसी शख्सियत समाज में भी काफ़ी सक्रिय रहती है। किस तरह के काम होते हैं, खासतौर से यूँ कहे कि हाल ही में कोविड-19 की महामारी आई और इसके चलते आपके माध्यम से भी सेवा कार्य किए गए होंगे, क्या वो सेवा कार्य आप किस तरह से याद करते हो? ये तो जो विश्व पे पूरी महामारी है, ये तो बड़ी दुर्भाग्य का विषय था, लेकिन कई लोग जो पलायन कर रहे थे, जो इस क्षेत्र में जा रहे थे, तो जो भयभीत थे, तो उनके मन में एक तो डर को कम करना, और दूसरा जो ये पलायन कर रहे थे बेचारे भूखे प्यासे, जिनको कोई होश नहीं है, बच्चे साइकिलों पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, हजारों किलोमीटर पैदल पैदल चल रहे हैं, इनकी सेवा करने के लिए तो बाईपास पे हमने जैसे दवाइयों का वितरण करना, दूध का वितरण करना, कहीं नंगे पाँव जा रहे हैं तो उनको चप्पलों का वितरण करना, और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ आयाम जो चल रहे थे, जो जिले के हमारे कार्यक्रम चल रहे थे, नगर के जो हमारे कार्यक्रम थे, उनमें सहयोग करना है। तो छोटे छोटे कामों को लेकर हमने कई विषयों पे कई जगह हमने इसमें काम किया और कहीं ना कहीं
सार्थक अपने जीवन को करने का प्रयास। बिल्कुल, वहाँ सबकी यही इच्छा आप यदि बातचीत की जाए, सामाजिक क्षेत्र की भी बातचीत हो गई, आध्यात्मिक क्षेत्र में किस तरह की सक्रियता है? क्योंकि आपने शुरुआत में ही कह दिया कि गुरु से मिले मार्गदर्शन के बाद ही आप शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े, अपने आप का खुद का छोटा सा स्कूल स्टार्ट किया और आज वह स्कूल पालदा क्षेत्र का एक नामी स्कूल बन चुका और आप कहीं ना कहीं आपके स्कूल से निकलने वाले बच्चे कई डॉक्टर और इंजीनियर तक बन चुके हैं। ऐसे में आपके आत्मसंतुष्टि और आपका आत्मविश्वास देखते ही बन रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में किस तरह काम करते आ रहे हैं? आध्यात्मिक क्षेत्र जैसे मैंने बताया कि हमारे गुरु के हम आश्रम पे जाते हैं, वहाँ पे भी आयोजन करवाते हैं, जैसे कन्या भोज कराना या फिर गुरु का सम्मान करना, इस तरह के कई आयोजन हम हमारे समाज में करते आ रहे। और पूर्व में हमने जो अभी कुंभ लगा था उज्जैन शहर में, इसमें पालीवाल समाज का एक बहुत बड़ा हमने पालीवाल समाज की तरफ से कैंप लगाया था, जिसमें लगातार भोजन की व्यवस्था और ये वो जो भी अन्न ग्रहण करे, प्रसाद ग्रहण करे, उसके लिए 24 घंटे अन्न की व्यवस्था करी थी। और जो हमारे बड़े वाले भैया कमलेश पालीवाल जी, वो उसका संचालन कर रहे थे, तो उसमें भी बड़ी सहभागिता रही। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम जो जैसा कि संगम में और हम काम करते आ रहे हैं, तो ये सब आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमारी लगातार सक्रियता रही और कई आयोजन हमने इस क्षेत्र में करे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे ऐसा लगता है कि जब अलग अलग सेक्टर्स पे व्यक्ति काम करता है, एक व्यक्ति कई विषयों पर अपनी अच्छी पकड़ रखता है, तो कहीं ना कहीं उसमें खिलाड़ित्व रहता है। यूँ कहें कि वह खिलाड़ी यानी प्लेयर जरूर होता है, एक खिलाड़ी ही विभिन्न विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाता है। आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते थे? किस तरह का आपका खेल हुआ करता था और किस तरह का नाम आप कमा चुके हैं? बहुत आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जैसे खिलाड़ी कहीं ना कहीं रहता है, तो अपन सोचते हैं स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। तो मुझे शुरू से फुटबॉल खेलने की आदत थी जी। तो हम जब छोटे छोटे बच्चे थे, यूँ कहें जब हम शाखाओं में जाते थे, जब मैंने बताया आपको सन 80 से, तो हमारे एक मोहल्ले में एक टीम हुआ करती थी, वो टीम ही शाखा भी लगाती थी और वो फिर हम बड़े आयोजन फुटबॉल के बड़े आयोजन भी करते थे और कई जगह हम टूर्नामेंट खेलने जाते थे। तो उसी का मुझे आगे जाके कॉलेज में लाभ मिला और मैं उसमें फिर आगे जाके यूनिवर्सिटी की टीम में सदस्य रहा हूँ, विश्वविद्यालय की टीम में, और हम नेशनल फुटबॉल खेल के आए गोवा में जाके, और कई टूर्नामेंट में फिर हमने हिस्सा लिया। और इंदौर शहर में कई टूर्नामेंट खेले भी हैं लोकल स्तर पर, जैसे इंदौर बागान की टीम में, कहीं स्टेडियम में एक टीम खेली जाती थी, आदिवासी क्लब था, इनसे हमारे कई टूर्नामेंट होते थे और हम ये लगातार क्रम जारी रहा और लंबे समय तक खेले। बिल्कुल सही कहा। और जब खेल की बात हुई तो डॉक्टर महेश पालीवाल जी के चेहरे पर बिल्कुल युवा अवस्था वाला जो ग्लो एक बार फिर देखने को मिल गया। आप इसी तरह दीर्घायु रहे, लंबी उम्र पाए, हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और एक भारतीय जनता पार्टी के वॉरियर के रूप में लगातार काम करते रहे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमसे आपने चर्चा की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।